हेलो इन्फोहॉलिक्स, हाउ यू फोक्स डूइंग? कैसे हैं आप लोग? सॉरी, मैं सलाम करना भूल गया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ इज़ के क्लास 8 की साइंस जो है वो दिस वन। अब इसकी जो है, इसमें इतने कोई मज़े के टॉपिक्स हैं, इतने कोई ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं कि इनको अगर इन पे मैं वीडियोस बनाऊं और मैं इन पे प्रेजेंटेशंस आपको दूं तो आपको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा और मुझे पढ़ाने में मज़ा आ जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट द प्रॉब्लम हेयर इज़ दैट वी डोंट हैव मच टाइम, सो ड्यू टू दी स्कार्सिटी ऑफ टाइम हमें जो है थोड़ा सा स्मार्टली मूव करना है। हम क्या करते हैं, ये जो चैप्टर्स हैं इनको इनके मेन पॉइंट्स पढ़ते हुए और थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलते हैं, ठीक है। और हर चैप्टर के एंड में जो फिल इन दी ब्लैंक्स या एमसीक्यूज होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे और इस तरह से थोड़ा सा चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है। तो आपको जो भी पेन, कॉपी, पेंसिल, पेन, वॉट एवर यू फील कन्वीनियंट, जो जिस तरह से भी आपका तरीक़ेकार है, आप स्टार्ट करें, क्योंकि मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा ऑब्वियसली डिटेल से तो नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसको जो है हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये पहला चैप्टर है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, एंड बिलीव मी इतना मज़े का कोई चैप्टर है, इसके ऊपर इतनी ज़बरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन बन जाएगी। और चलो खैर, अच्छा, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8 का, ठीक है। और इसमें आपको अभी यहाँ पर एक पिक्चर नज़र आ रही है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, ओह अब काफ़ी सही है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो कि ब्रेन, और ब्रेन के बाद आप ये स्पाइनल कॉर्ड देख रहे हो, और फिर आप ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देख रहे हो, नर्व्स का, ठीक है। मैं सब समझाता हूँ अभी क्या चीज़ है। तो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, अच्छा एक चीज़ तो आप समझ लो कि ऑर्गन सिस्टम तक कहानी आई कैसे। देखो, सेल से कहानी स्टार्ट होती है ना। cells combines to form tissues combines to form muscles, bones and muscles combine to form an organ combines to form organ system, and different organ system combines to form an individual or a human or an animal, ठीक है। तो ये सिमेट्री याद रखना, सही है। तो अभी फ़िलहाल हम ह्यूमन ऑर्गन्स को डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पर आपके सामने जो है सबसे टॉप का जो ह्यूमन ऑर्गन है ना, जिसको हम ब्रेन कहते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, और इस पूरे सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, तो उसको जो है डिस्कस किया गया है। ये आपसे कह रहे हैं नर्वस सिस्टम और सेंट्रल और पेरिफेरल। एक बात तो आप अच्छी तरह जान लो कि सेंट्रल, ये नर्वस सिस्टम जो है ना, ये दो मेन पोर्शन में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, इसको सीएनएस और पीएनएस भी कहते हैं एब्रीवेशन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हमने सीएनएस में डिवाइड किया और पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया। ये हैं क्या भला, इनका मैं बताता हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना, आपके दो बड़े ऑर्गन्स के ऊपर डिफ्रेंशिएट हुआ है, या आप कह लें कि उसके ऊपर रिलाई कर रहा है। एक तो आपका ब्रेन है, ठीक है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ये दो ऑर्गन्स मिलेंगे तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनेगा। आप इस तरह से समझ लें कि ये आपका सीपीयू है, मदरबोर्ड है, सॉरी, मेन चीज़ आपकी यही बनेगी, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और एक चीज़ याद रखो हमेशा कि स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, वो ये कॉर्ड होती है, इसके ऊपर जो वर्टिबल कॉलम्स आ रहे होते हैं ना, वो स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, वो इसकी प्रोटेक्शन दी हुई है अल्लाह ताला ने, ठीक है। जिनको हम रीढ़, ये जो मोहरे कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड हो गई, और जो मोहरे हैं ना, वो इस कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें फ़र्क करना सीखें, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इज़ जस्ट अ कॉर्ड जो कि आपको नज़र आ रही है, और इसकी प्रोटेक्शन के अल्लाह ताला ने वर्टिबल कॉलम्स दिए हैं, विच इज़ 33, ठीक है। अच्छा, आगे चल रहे हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा जनाब, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो पार्ट है नर्वस सिस्टम का, वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पहले तो इस वर्ड को समझो कि पेरिफेरल होता क्या है। पेरीफ्री का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सेंटर से, ये सपोज ये पॉइंट सेंटर है, यहाँ से अवे, दूर जो चीज़ जा रही है उसको मैं पेरीफ्री कहूँगा, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी वो नर्वस सिस्टम जो सेंटर से थोड़ा सा दूर की तरफ जा रहा है। तो सेंटर से जो दूर
सिस्टम जाएगा वो क्या जाएगा, वो नर्व्स जाएंगी। ठीक है, यहाँ पिक्चर में देखो समझ में आ जाएगा। ये है आपका सेंटर ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, और इनसे अवे या इनसे इनकी पेरिफ्री में क्या चीज़ जा रही है, नर्व्स जा रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन नर्व्स को हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कह दिया, यानी कि ये सेंटर से अवे होके जा रही हैं, दूर दूर निकलती हुई जा रही हैं, बॉडी पूरे बॉडी पार्ट में जा रही हैं, हर हर जगह पे, फ्रॉम द टिप ऑफ द फिंगर टू दी टो ऑफ द फुट। ठीक है, तो इसलिए ये पेरिफेरल सिस्टम है, क्योंकि यहाँ से नर्व्स निकलती हैं और सेंटर पॉइंट से अवे होते हुए ये पूरी बॉडी में चली जाती हैं। अब इन नर्व्स को जो है वो डिवाइड किया गया है दो डिफरेंट न्यूरॉन्स में अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। सेंसरी नर्व्स कह लें इनको आप, या न्यूरॉन्स, वैसे ज़्यादा बेटर वर्ड था यहाँ पे। बहरहाल सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। ठीक है, सही है। सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं मैं आपको यहीं बता दूं। सेंसरी नर्व्स वो होती हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ सेंसेस लेकर आ रही होती हैं। सही है, ये सेंसरी नर्वस सिस्टम जो है, सॉरी, ये सेंसरी नर्व्स जो हैं या न्यूरॉन्स, ये सिग्नल लेके आ रही होती हैं सेंसेस का, कहाँ, ब्रेन पे, स्पाइनल कॉर्ड पे। ठीक है, सही जनाब। उसके बाद ब्रेन प्रोसेस करता है उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को, और फिर उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए, वो इफेक्टर ऑर्गन को मैसेज रिलाय करता है, किसके थ्रू, इन मोटर नर्व्स के थ्रू। आई समझ में बात। तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं सेंटर की तरफ, और यहाँ से जो भी रिस्पांस जाना है वो उस इफेक्टर ऑर्गन के पास कौन सी नर्व्स लेके जाएंगी, मोटर नर्व्स। इस पूरे सिनारियो को इस तरह से समझ लो कि सपोज़ आपके एक हाथ पे एक ये आपका हाथ है सपोज़, ठीक है, आई एम सॉरी अभी इस तरह की ड्राइंग बनेगी, ठीक है ना। आपका एक हाथ है और ये आपका एक दूसरा हाथ है, सही है। सपोज़ कर लें, इमेजिन कर लें, मैथ्स में भी तो हम करते हैं ना, सपोज़ एक्स, तो कर लें। यहाँ पर जो है एक मच्छर बैठा हुआ है, उसने आपको बाइट किया। अब ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन गई है सीधा सीधा आपके ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया और उसने बोला भाई इस मच्छर को तो भगाना पड़ेगा यहाँ से, बड़ी तकलीफ़ दे रहा है मुझे। तो ये इन्फॉर्मेशन देगा मोटर न्यूरॉन्स को, जाओ जाके दूसरे हाथ को इन्फॉर्म करो कि ज़रा उठ के मारे इसको, ठीक है। तो फिर ये जो है मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है ये यहाँ पर दूसरे हाथ पे इफेक्टर ऑर्गन के ऊपर ये जो है वो सिग्नल जाएगा, और यहाँ से आप हाथ उठा के ढस करके इसको मारते हो और ये बेचारा मर जाता है, ठीक है, या कभी कभी नहीं भी मरता, उड़ जाता है, ठीक है। तो ये पाथवे मैंने आपको बता दिया, इस तरह से ये काम कर रहा होता है। सही है, आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई हों, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब क्लियर है, सही जनाब। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो यही बता रहा है आपके सारे वाइटल ऑर्गन्स वगैरह जो है, नेसेसरी फंक्शंस, ब्रीथिंग और थिंकिंग, फीलिंग, टेम्परेचर, हार्ट बीट, सभी तो कंट्रोल कर रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो डू यू नो, अच्छा कुछ ही पढ़ लेते हैं। नर्वस सिस्टम हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट, ऑलराइट, कोऑर्डिनेट फॉर द बॉडी, यस। इट हैज़ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स, ठीक है। ये जो नर्व सेल्स हैं इनको इनकी फंक्शनैलिटी की बेस पे न्यूरॉन्स कहा गया है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर एमसीक्यूज़ में आ जाए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे न्यूरॉन्स, ठीक है। जैसे किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स, चलो छोड़ो नहीं लिखा जाएगा, नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन्स है, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम खुद क्या है, नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स है। चलो इसको आगे डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ वैसे लिखा भी तो ना, विच आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, ये लिखा हुआ तो है नीचे, ठीक है, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ये खुद ही यहीं पर है गई बात, ठीक है। और ये न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर है, आप अच्छी तरह देख लो। मोस्टली न्यूरॉन ऐसे ही होता है, थोड़ा सा ये एक्सॉन टर्मिनल और ये जो डेंड्राइट्स हैं इनमें डिफरेंस आता है, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, या एक और टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स, यहाँ पर नहीं दिया हुआ अभी फ़िलहाल। एक ही नॉर्मल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लो, ये हैं यहाँ पे इसके एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है। ये माइलिन शीट आई हुई है इसके ऊपर, और ये एक्सॉन ये पूरा चलता हुआ जा रहा है। और ये इसकी सेल बॉडी है जिसको सोमा भी कहते हैं, इसको सोमा भी कहते हैं, सोमा, सोमा मीन्स सेल बॉडी, ठीक है, सोमा। और ये डेंड्राइट्स निकले में, यही डेंड्राइट्स जो है यहाँ से ही दूसरा एक न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है जो कि इसके साथ कनेक्ट हुआ है, और इस तरह से पूरा ये नेटवर्क बनता हुआ जा रहा होता है,
ठीक है। तो जो नर्व इम्पल्स आती है वो यूँ ट्रांसफ़र होती हुई इधर आती है और यहाँ से दूसरे न्यूरॉन पे, और इस तरह से मैसेज आगे से आगे कन्वे होता रहता है। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, वैसे बड़ा मज़े का टॉपिक था पढ़ाने का, फिर कभी। चलो ठीक है, तो समझ में आया सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बेसिक आपको चीज़ें समझ में आई, इसकी डिवीज़न, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है और ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है उसका बेसिक यूनिट क्या है, वो न्यूरॉन्स हैं। सही है, आगे चल रहे हैं। ब्रेन के बारे में बता रहे हैं आपको कि ब्रेन जो है बहुत अच्छी चीज़ है, यकीनन बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें अगर कोई इसका इस्तेमाल करे तो, ठीक है ना, सही है। अच्छा, ब्रेन को अल्लाह ताला ने जो है ना एक प्रोटेक्टिव शेल दिया हुआ है, ये समझने की, ये एमसीक्यू है सीधा सीधा। प्रोटेक्टिव शेल दिया हुआ है, एक कवरिंग दी हुई है जिसको हम कहते हैं क्रेनियम, ठीक है। बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में उसे क्रेनियम कहते हैं और लेमन लैंग्वेज में, इंग्लिश में हम उसे स्कल कहते हैं और उर्दू में उसे हम कहते हैं खोपड़ी, ठीक है। क्या कहते हैं, लिखो यहाँ पे खोपड़ी, यार लिखा नहीं जाएगा, ये नहीं लिखा जा रहा, सॉरी नहीं लिखा जा रहा, सॉरी, ठीक है। अच्छा, उर्दू में हम कहते हैं इसको खोपड़ी और इंग्लिश में कहते हैं स्कल और बायोलॉजिकल नेम है इसका क्रेनियम। तो कोई आपसे पूछे कि आपका ब्रेन जो है वो किस चीज़ के अंदर बने, तो आप उसको बोलोगे क्रेनियम। तो वो आपसे पूछेगा क्या बातें कर रहे हो, तो आपको कहोगे यार बायोलॉजी पढ़ी होती तो कुछ पता होता ना, क्रेनियम कहते हैं। बहरहाल आपके ज़माने में कह देता हूँ, उसको स्कल कहते हैं, ठीक है। तो खैर, ब्रेन को अल्लाह ताला ने जिस चीज़ में क्लोज़ किया है वो है क्रेनियम। आगे चल रहे हैं, ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ सम सॉफ्ट टिश्यूज़, या ओके ब्ला ब्ला ब्ला, हाँ ये सही है। ग्रे नहीं, इसको भी छोड़ दें। ब्रेन हैज़ फोल्ड्स एंड डिप्रेशंस, ठीक है। ये आपको डिप्रेशंस नज़र आ रहे हैं, फोल्ड नज़र आ रही हैं। असल में ये डिप्रेशंस और फोल्ड्स जो है ना, इसको सेरिबल कॉर्टेक्स कहते हैं, शायद आगे ये दिखाएं। और हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो कितना ज़्यादा सिमिलर है वॉलनट से, जिसे हम अखरोट कहते हैं। तो आप अखरोट तोड़ के देखो, जो उसकी रिजेम्बलेंस है वही ह्यूमन ब्रेन की, और अल्लाह ने कितनी ज़बरदस्त चीज़ रखी है कि आप अखरोट खाओ तो ब्रेन को उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। सही था ना। अच्छा, ब्रेन की बात हम कर रहे थे, हमने उसकी कवरिंग की बात कर ली है। अभी आपको बता रहे हैं कि ये पार्ट है समझने का। ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, ठीक है। ब्रेन जो है वो 3 मेन पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। नंबर 1 पार्ट है फोर ब्रेन, नंबर 2 पार्ट मिड ब्रेन होगा, नंबर 3 जो है वो हाइंड ब्रेन होगा, यही होते हैं, हाँ ये रहा, ठीक है। फोर ब्रेन पहला पार्ट, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हाइंड ब्रेन, इन सबको देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फोर ब्रेन कहें इसको आप या इसको सेरिब्रम कहें, बोथ इज़ द सेम। एक्चुअली सेरिब्रम बहुत बड़ा पार्ट है, उसका पार्ट आगे ये वाला जो आता है ना, आगे की तरफ का जो पार्ट है, इसको फोर ब्रेन कहते हैं। अच्छा देखो, 2 टर्म्स हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैं एक हद तक कंफ्यूज था, एक टाइम तक बहुत कंफ्यूज था। एक है सेरिब्रम और एक आगे टर्मिनोलॉजी आने वाली है, यहीं पे होगी कहीं, सेरिब्लम, ये आ गई सेरिब्लम, ठीक है। अब सॉरी, सेरिब्लम नहीं है, इसको सेरिबेलम पढ़ते हैं, सेरिबेलम। अब कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेरिबेलम किसका पार्ट है और सेरिब्रम किसका पार्ट है। तो हमेशा याद रखना, ये जो ब्रम है ना, जिसको आप ड्रम से याद रखो, सेरी ड्रम, वैसे है तो ब्रम लेकिन आप ड्रम से याद रखो, तो ये ड्रम वाला जो है ना, ये फोर ब्रेन है और ये लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। सो व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट या टॉप मोस्ट पार्ट या हाईएस्ट पार्ट, तो मोस्टली ये सेरिब्रम, ड्रम वाला, ठीक है ना, सेरी ड्रम या सेरी ब्रम। अब ब्रम तो रियल है, ड्रम से याद रखना बस, ठीक है। तो ये ड्रम वाला जो है ना, फोर ब्रेन, ये लार्जेस्ट पार्ट है, सही है, सेरी ब्रम। इसकी 2 हेमिस्फेयर्स होती हैं, यस, द राइट वन एंड द लेफ्ट वन। और खुदा की कुदरत ऐसी है कि जो राइट साइड होती है ना, वो हमारी बॉडी के लेफ़्ट साइड को कंट्रोल कर रही होती है, और लेफ़्ट साइड जो होती है ना, वो हमारी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। बस ये एक ऐसी बात है, इसको याद रख लें। सेरिब्रम क्या कंट्रोल कर रहा है, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें आपकी बॉडी की कंट्रोल कर रहा है। हम ब्रेन का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, फोर ब्रेन, जिसे सेरिब्रम भी कहा जाता है। ब्रम को ड्रम से याद रखिएगा। ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। इसकी 2 हेमिस्फेयर्स होती हैं, राइट हेमिस्फेयर और लेफ़्ट हेमिस्फेयर। राइट साइड जो है ब्रेन की हमारी, वो हमारी बॉडी का लेफ़्ट कंट्रोल कर रही होती है, और लेफ़्ट साइड जो हमारी बॉडी का राइट कंट्रोल कर रही होती है, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, ये काम क्या कर रहा है, क्या चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप क्या सोचते हो, आपकी थिंकिंग, आप क्या फील करते हो, आपकी फीलिंग्स, आपकी मेमोरी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो डायमेंशिया के पेशेंट होते हैं ना, डायमेंशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, उनके सेरिब्रम के जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे होते हैं, तो उनको मेमोरी का इशू आना शुरू हो जाता है, ठीक है।
हाँ, थिंकिंग हो गई, फीलिंग्स हो गई, मेमोरी हो गई, हेयरिंग, दो बेहतरीन सेंसेस जो है ना आपके, हमारे 5 सेंसेस है ना, हियरिंग, सीइंग, टच, टेस्ट और स्मेल, सही है ना, ये 5 जो हैं, इसमें से 2 इम्पॉर्टेंट, हेयरिंग और सीइंग, ये फोर ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, सेरिब्रम, ठीक है। स्पीच, आप कैसे बोलते हो, डिसीजन मेकिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्या डिसाइड करते हो चीज़ों को, ठीक है। कुछ लोग डिसीजन मेकिंग में बहुत कमज़ोर होते हैं, फैसले ही नहीं ले पाते, ना अपने लिए ना किसी के लिए, तो उनका सेरिब्रम में इशू होता है। इशू, अच्छा, डिसीजन मेकिंग भी स्ट्रांग हो सकती है अगर आप अपने, ये जो ब्रेन है ना, ये इतनी कुछ ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आप इसके ऊपर ज़ोर डालना शुरू करोगे, आप सोचना शुरू करोगे, चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करोगे, तो ये बिल्डअप होता रहेगा, ठीक है। जब भी कहते हैं कि यू जस्ट नीड टू हैमर योर ब्रेन, अपने ब्रेन को हैमर करो। जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने किसी बॉडी के पार्ट को बहुत ज़्यादा बिल्ड करते हैं, तो वो शेप में आना शुरू हो जाता है। इसी तरह से ये भी आपका बॉडी का एक पार्ट है। आप ज़्यादा सोचने लगोगे, सोचने से मतलब अच्छा प्रोडक्टिव सोचना, ज़्यादा सोचने से डिप्रेशन में भी चला जाता है बंदा, ठीक है। तो वो वाला सोचना नहीं कह रहा मैं, चीज़ों को एनालाइज करना, गौर करना, समझना, पढ़ना, जानना, तो आपका ब्रेन जो है ना इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा, तो आपकी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी हो जाएगी। खैर, फोर ब्रेन और सेरिब्रम समझ में आ रहा है, ठीक है। नोट कर लेना जो भी आपको पॉइंट्स इसमें लग रहे हैं, मैं हाईलाइट भी करता जा रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद जी, फोर ब्रेन हो गया, फिर हाँ, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन जो है सेरिब्रम, इसके साथ और 2 पार्ट्स हैं, एक को हम थैलेमस कहते हैं, दूसरे को हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। थैलेमस का सिर्फ एक काम है, वो क्या करता है कि सेरिब्रम, हाँ, इनसाइड द सेरिब्रम ऑब्वियसली, ये सेरिब्रम के अंदर होता है, यहाँ पे इधर होगा कहीं थैलेमस, इस तरफ होगा, और उसके नीचे हाइपोथैलेमस होगा। कहीं दिखाया हुआ है क्या यहाँ पे, इन्होंने दिखाया क्यों नहीं है, ओके, नहीं दिखाया, चलें। यहीं पे थैलेमस होता है और उसी के नीचे हाइपोथैलेमस होता है। ये थैलेमस करता है क्या है, ये करता है जनाब, जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो जो हमने पढ़ा था ना ऊपर, सेंसरी न्यूरॉन्स वाली, वो सारी की सारी लेके हाइपोथैलेमस को दे देता है कि यार इसको अब अपने हिसाब से डील कर लो, ठीक है। थैलेमस ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके क्या कर रहा है, हाइपोथैलेमस, अच्छा पहले हाइपोथैलेमस को समझ लो, ये हाइपो वर्ड लगा हुआ है ना, तो आपको इसी से समझ जाना चाहिए। हाइपो मीन्स किसी भी चीज़ का नीचे की तरफ होना, डाउन होना, गिरना, हाइपो, ठीक है। लाइक हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर डाउन हो गई, सही है। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। और अगर यहाँ पर मैं हाइपर लिख दूँ तो उसका मतलब है ऊपर की तरफ जाना। हाइपर ग्लाइसीमिया, शुगर बढ़ गई भाई, ठीक है। हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर शूट कर गया, ठीक है। तो हाइपो मीन्स डाउन, हाइपर मीन्स अप, तो हाइपोथैलेमस मतलब थैलेमस के नीचे ही कहीं है। तो इट लाइज एट द बेस, आ गया ना यहाँ पे, एट द बेस ऑफ द थैलेमस एंड कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर, फीलिंग ऑफ हंगर एंड थ्रस्ट। तो ये जो है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन देता है हाइपोथैलेमस को, और इसमें से जो काम की इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि अगर बॉडी टेम्परेचर में कोई फ्लक्चुएशन आ रही है तो हाइपोथैलेमस उस सेंसरी इन्फॉर्मेशन को एंटरटेन करेगा। फीलिंग के लिहाज से रोना आ रहा है, हंसना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, प्यार आ रहा है, वट उस चीज़ को जो है वो ये एंटरटेन करेगा। हंगर एंड थ्रिस्ट, यप, प्यास की जो कैफियत हमें होती है ना, वो इस हाइपोथैलेमस को की वजह से होती है। इसका शुक्रिया अदा करना है कि इसकी वजह से हम अपने सेल्स को पानी दे पाते हैं सही से। जहाँ भी सेल्स में, बॉडी में वाटर की नीड होती है तो फ़ौरन सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाती हैं थैलेमस को। थैलेमस बोलता है हाइपोथैलेमस को, भाई आपकी वो थ्रिस्ट वाली जो है ना सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई है, बोलो ज़रा इस बंदे को, इसको तो थोड़ा सा फील कराओ, प्यास लग रही है। फिर हमें फील होता है हाइपोथैलेमस की इन्फ्लुएंस की वजह से, और हम जाते हैं और पानी पीते हैं जाके। सेम गोज़ फॉर हंगर, ठीक है। खाने के लिए भी यही चीज़ होती है। तो जनाब थैलेमस और हाइपोथैलेमस समझ में आया। ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहाँ पर है, सेरिब्रम में है, यानी कि फोर ब्रेन या सेरिब्रम, ड्रम वाला, ठीक है। और ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। सेकंड पार्ट पे मूव कर रहे हैं, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का मोस्टली ताल्लुक़ होता है ऑप्टिक्स से, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ऑप्टिक्स मतलब आपकी आई से, ठीक है। मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ऑप्टिक लोब्स, इसमें कुछ 3 या 4 हाँ 4 लोब्स होती हैं इसके अंदर। द ऑप्टिक लोब्स आर 4 स्मॉल बॉडीज़, ठीक है। मिड ब्रेन जो है कंसिस्ट कर रहा है ऑप्टिक लोब्स पे, ऑप्टिक का मतलब आई, रिलेटेड टू आई, ठीक है, रिलेटेड टू आई, आई से रिलेटेड है। द ऑप्टिक लोब्स आर 4 स्मॉल बॉडीज, दीज आर कंसर्न विद विजुअल रिफ्लेक्सेस, ठीक है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स। ये 4 बॉडीज़ होती हैं, एक आई पे 2, एक आई पे 2, ठीक है। ये आपको मिड ब्रेन नज़र आ रहा है। अच्छा, असल में मिड ब्रेन में ना थोड़ा सा ये मेडुला ऑब्लोंगेटा भी शामिल होता है, चलो खैर छोड़ो उसको।
मिड ब्रेन जो है इसमें इन्होंने अभी फ़िलहाल ऑप्टिक्स का ही बताया। ऑप्टिकल लोब, ये एक आंख पे दो स्मॉल बॉडीज़ जा रही हैं, ऑप्टिक लोब भी, और एक पे दो जा रही हैं। और ये आपके विजुअल रिफ्लेक्सेस जो है ना, लाइक आप यहाँ बैठो, मैं आपकी आंख के ऊपर अगर कोई लाइट मारूँ तो एकदम आप अपनी आँख को जो मूव करोगे, या कहीं कोई रोशनी जल रही है तो आप उस तरफ अपनी आँख को मूव करोगे, उस स्टिमुलस की तरफ मूव करोगे। तो ये आई बॉल की मूवमेंट और आँखों के रिफ्लेक्सेस, विजुअल रिफ्लेक्सेस जो हैं, उनको ये मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है थ्रू दीज 4 स्मॉल बॉडीज़। ठीक है, आगे चल रहे हैं। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, पोन्स, सेरिबैलम। सही है, ये बेल वाला जो है ना, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, और वो ब्रम जो है, ड्रम वाला जो है, वो किसका है? फोर ब्रेन का। ठीक है, तो पोन्स, सेरिबैलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पहले इसकी स्ट्रक्चर है आप यहाँ देख लो। ये हाइंड, देखो हाइंड का मतलब होता है बिल्कुल नीचे की तरफ या बैक की तरफ। हाइंड का मतलब होता है ये बिहाइंड से निकला है, बिहाइंड यानी तुम्हारे पीछे, तो हाइंड मतलब पीछे की तरफ। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल हमारे ब्रेन के, आप कह लें कि ये जो, जिसको हम अपने आम जबान में कहते हैं कि गुद्दी वाला एरिया जो है ना गर्दन के पीछे, ये यहाँ पर ये पूरी सिमेट्री है। ठीक है, पोन्स भी इधर ही हैं, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भी इधर ही है, और ये सेरिब्लम, ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट होता है, ये भी इधर ही है। जब भी कहते हैं यार पीछे इधर मत मारा करो, ये सेरिब्लम डिस्टर्ब हो सकता है। मैं आपको वैसे भी जर्नल बता रहा हूँ कि दोस्त यारों में हम लोग मार देते ना, चमाट वमाट मार दिया भाई पीछे गर्दन के, नहीं किया करो यार, ऐसे नहीं किया करो, ये नाजुक चीज़ होती है यहाँ पे, ये फ़र्क पड़ सकता है इससे। ठीक है, और बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं आप मजाक में मारो। सही है, ठीक है। तो द पोन्स, अच्छा हाँ, अब ये देखो, ये पोन्स और ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है ना, ये एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, शायद पता नहीं आगे आएगी नहीं आएगी। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स, इसमें है क्या? हाँ है वैसे, ठीक है ठीक है, आ जाएगा। मैं पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये दोनों जो है ना, ये मिलके ब्रेन स्टेम बनाते हैं, ये याद रखिएगा। द कम्बिनेशन ऑफ पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा इज़ नोन एज ब्रेन, बी फॉर ब्रेन, ठीक है, और स्टेम, एस टी, बहुत मुश्किल हो रहा है भाई लिखना इस पर, एस टी ई और एम, समझ जाइएगा, ब्रेन स्टेम। सही है ना, ब्रेन स्टेम बनाते हैं। और ये पोन्स क्या है? इट इज़ अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली ये ब्रिज है किसके दरमियान? विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के लिए ये एक ब्रिज का काम कर रहा है। ठीक है, करता क्या है? इट कन्वेज सिग्नल्स फ्रॉम मेडुला टू द हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, मेडुला से सिग्नल्स लेता है और ऊपर ब्रेन को भेजता है। ठीक है, ये कर क्या रहा है? ये आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कंट्रोल कर रहा है। पोन्स ये आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो कंट्रोल कर रहा है, आपकी स्लीपिंग रेट और आपका ब्रीथिंग रेट कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, सही है। फेशियल एक्सप्रेशंस, और फेशियल एक्सप्रेशंस, रोना, हंसना, उसमें जो भी एक्सप्रेशंस आते हैं आपके, चलो छोड़ो, आगे आगे बात चली जाएगी। हम आगे मूव कर रहे हैं सेरिबैलम पे, ये आ गया सेरिबैलम। सेरिबैलम जो है ये डोर्सली बिहाइंड द ऑप्टिक लोब, देखो मैं कह रहा था ना, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा और इसका कुछ पार्ट मिड ब्रेन में लगेगा। चलो खैर, ये ऑप्टिकल लोब के बिल्कुल नीचे ही है। सही है, लार्ज है, ऑब्वियसली लार्ज है, एंड सरफेस कंटेन्स मैनी फोल्ड्स। ठीक है, सेरिबैलम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, स्पेशली इन मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस। सही है, इसका जो मेन फंक्शन है वो याद रखना है। सेरिबैलम का मेन फंक्शन क्या है? मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, स्पेशली इन मेंटेनिंग द बैलेंस। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी को। देखो जो अल्कोहलिक्स होते हैं ना, जो ड्रिंकर्स होते हैं, जो ड्रिंक करते हैं बहुत ज़्यादा, उनके सेरिबैलम जो है ना, सेरिबैलम का पार्ट जो है ना, वो डिप्रेशन में आना शुरू हो जाता है। अभी किसी बंदे ने अगर ड्रिंक किया हुआ है तो 1-1.5 घंटे में उसका सेरिबैलम जो है ना वो डिप्रेशन में आ जाएगा, और वो अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख सकेगा, इसीलिए वो लड़खड़ाता हुआ इधर उधर नशे में टुन होके चल रहा होता है। सही ना, तो उसका उसका सेरिबैलम डिस्टर्ब हो रहा होता है। और दूसरी तरफ एक्सेसिव अल्कोहलिज्म की वजह से लिवर ख़राब हो रहा होता है, लिवर सिरोसिस हो रहा होता है। खैर ठीक है, तो मसल कोऑर्डिनेशन, यानी आप मसल को मूव करो, उसकी कोऑर्डिनेशन ये सेरिबैलम कंट्रोल कर रहा है, और बॉडी का बैलेंस ये सेरिबैलम कंट्रोल कर रहा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा इसी के साथ है। सेरिबैलम इट्स लोअर एंड नैरोज, ओके ओके ओके, हाँ लोअर एंड जो है इसका, लोअर एंड जो है ये स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, ये रही स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड, और ये यहाँ से जिस पॉइंट पे जुड़ रही है ना, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और इसके बाद ऊपर की तरफ और ये पोन्स आ गया, और फिर ये ब्रेन आ गया। तो ये आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी रिफ्लेक्सेस, सही है, सच एज ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा है, पेरिस्टालसिस को कंट्रोल कर रहा है। मुझे बताओ पेरिस्टालसिस क्या है? और ये मत कहना कि हमें याद नहीं है, ये आप सब ने पढ़ा हुआ है पीछे वीडियो में। और उन सब लोग बच्चों को शाबाश,
उन सबको स्टूडेंट्स को शाबाश जो कि ये कह रहे हैं कि सर पेरिस्टालसिस तो मूवमेंट होती हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, इसके थ्रू जो है फूड आगे बढ़ता है। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। ओके, ब्लड प्रेशर हम नहीं कंट्रोल कर सकते, ब्लड प्रेशर के रिफ्लेक्सेस मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। हार्ट बीट मेरे आपके इख्तियार में नहीं है। हाँ, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, कम हो जाती है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिनको हम देख रहे होते हैं, खौफ में, खुशी में, ये चीज़ें जो होती हैं, तो इन रिफ्लेक्सेस को मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। मूवमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड वेसल्स की डायलेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, कितना सांस ले रहे हो, ये सारी चीज़ें आप देख लो, ये कंट्रोल कर रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। बेसिकली ये इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस, वॉलेंट्री नहीं है ना, इन दो तरह के एक्शंस होते हैं ना, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। यानी इनवॉलेंट्री का मतलब मेरे इख्तियार में नहीं है, वॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो मेरे इख्तियार में होते हैं, ठीक है। तो मेरे इख्तियार में नहीं है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करेगा इसको। मेरे इख्तियार में नहीं है हार्ट बीट को कंट्रोल करना, मेडुला ऑब्लोंगेटा करेगा। मैंने तो खाना खा लिया, मेरे इख्तियार में नहीं है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, जीआईटी की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना। हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट मूवमेंट्स मेरे इख्तियार में नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन ब्लड वेसल्स की, ये सब इनवॉलेंट्री हो रहा है मेरी बॉडी में, खुद ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है बेसिकली ये। तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये कर रहा है सारे काम। आगे चलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग पीस है नर्व टिश्यू का। स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ लॉन्ग पीस ऑफ नर्व टिश्यू दैट रन्स फ्रॉम ब्रेन थ्रू दी बैकबोन विद दी वर्टिबल कॉलम। सही है, वर्टिबल कॉलम्स जो हैं वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये ब्रेन से होता हुआ बिल्कुल नीचे तक आता है। सही है। ओके, इट रिसीव्स द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैक पार्ट ऑफ द बॉडी, या दैट्स ऑब्वियस। आगे, द ब्रेन स्ट्रीम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, देखो ये आ गई ना ब्रेन स्टेम, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मैं आपको बता रहा था ना ये पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसको ब्रेन स्टेम कहते हैं। यहाँ पे पोन्स भी लिखना चाहिए था, खैर। द ब्रेन स्टेम, ये आ गया ब्रेन स्टेम। मेडुला ऑब्लोंगेटा कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ना वो पॉइंट है, तो एमसीक्यू जिसमें बन सकता है कि उस पॉइंट का नाम बताइए जहाँ से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट हो रही है, तो आप वो पॉइंट बता देंगे, उस पॉइंट को कहते हैं ब्रेन स्टेम। और ब्रेन स्टेम किस पे कंसिस्ट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा पे, और जनाब पोन्स भी है इसमें पोन्स भी है। खैर बुक से चलेंगे तो फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा ही समझें आप। ओके, कनेक्ट्स द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड वाइल स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट्स द ब्रेन टू द बॉडी नर्व्स। और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, उसको कनेक्ट कर रही होती है। हर वर्टिबल कॉलम से कोई ना कोई नर्व निकल रही होती है, और हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में जाके इनरवेट कर रही होती है, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, शायद 11 पेयर्स नर्व के ब्रेन से निकलते हैं, और कुछ 31 पेयर, टोटल 31 पेयर्स हैं, आई डोंट नो, ये थोड़ी सी मुझे याद नहीं आ रहा। इनके है ना पेयर्स में निकलती हैं ये नर्व्स जो होती हैं ना, ठीक है। आया समझ में। स्पाइनल कॉर्ड हेल्प्स रेगुलेट द कंट्रोल एंड फंक्शंस विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ पर्सनल, सच एज ब्रीथिंग, वही हार्ट बीटिंग, ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग एंड ब्लड प्रेशर, वही इनवॉलेंट्री एक्शंस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड उनको रेगुलेट करने में हेल्प कर रही होती है। सही, इतना ही था स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बता चुका हूँ आपको, ठीक है। दो टाइप की नर्व्स में डिवाइड किया गया है इन्होंने, इन सेंसरी वन एंड द सेकंड वन इज़ द जो कि मैसेज। द सेकंड टाइप ऑफ नर्व्स दैट कैरी अवेज मैसेज फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द ऑर्गन्स, दीज आर नोन एज मोटर नर्व्स। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सेंसरी नर्व ब्रेन की तरफ लेके आती है मैसेज, और ब्रेन से जो मैसेज जाना होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मोटर नर्व्स लेके जाती हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। फंक्शनल जोन, अच्छा हाँ चलो देखो यहाँ पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स आ चुका है, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बताऊँ क्या है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये चीज़ है, ये आपको ये नज़र आ रही है ये लाइन, और इस तरह से डिप्रेशंस, ये और ये इस तरह से ये सारी ये चीज़ जो है ये सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। ये लाइन, ये इस तरह से, ये सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। असल में ये आउटर मोस्ट लेयर है ब्रेन की, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ना वो आउटर मोस्ट लेयर है, ये पूरी लेयर जो है ना इसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। और इस पूरी लेयर को उन्होंने डिवाइड किया है कुछ 4 जोन्स के अंदर, ठीक है, 4 जोन्स के अंदर। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को 4 जोन्स में, एक है फ्रंटल लोब, फिर पेरिटल लोब, फिर है टेम्पोरल लोब, और फिर ऑसिपिटल लोब, ठीक है। फ्रंटल लोब बड़े हाई फंक्शंस करती है कंट्रोल, ठीक है।
वही जैसे, क्योंकि फ्रंटल लोब जो है ना वो फोर ब्रेन को कवर कर रही होती है मोस्टली, तो वही हायर फंक्शंस लाइक थिंकिंग स्किल्स, कोऑर्डिनेशन वगैरह, सॉल्विंग द प्रॉब्लम, प्लानिंग। जो लोग प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं ना, स्पेशली मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो लोग होते हैं, उनका ये पार्ट बड़ा डेवलप हुआ होता है। प्लानिंग, रीजनिंग, मूवमेंट, ऑर्गेनाइजिंग और बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर्सनैलिटी के ये फ्रंटल लोब कर रही है। पैरिटल लोब जो है वो सेंसरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, अटेंशन में, लैंग्वेज में, किस तरह से आप लैंग्वेज बोल रहे हो। राइट साइड ऑफ द पैरिटल लोब हेल्प्स इन नेविगेटिंग स्पेसेस। पैरिटल लोब की जो सीधी साइड है, ये पॉइंट है याद करने वाला, वो पैरिटल लोब क्या कंट्रोल कर रही है, नेविगेटिंग स्पेसेस, यानी आप स्पेस देख के चलते हो, यार यहाँ से जगह इधर से निकल जाऊँगा। और ये हमारा काम कितना कर रहा होता है जब हम बाइक चला रहे होते हैं या कार चला रहे होते हैं, तो स्पेस नेविगेशन के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम कर रही होती है। और लेफ़्ट साइड जो इसका अंडरस्टैंड दी स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज इंक्लूडिंग रिकग्निशन ऑफ शेप्स एंड कलर्स। सही है, जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसको समझ रहे होते हैं हम इसी पैरिटल लोब की वजह से, और हम डिफरेंट शेप्स को, डिफरेंट कलर्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं इसी पैरिटल लोब की वजह से। बाकी टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब ये दोनों हमारे दो आप कह लें कि दो जो सेंसेस हैं उनसे रिलेटेड है। टेम्पोरल लोब जो है वो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जो भी चीज़ आप सुन रहे हैं उसको ये जो है एंटरटेन करेगा टेम्पोरल लोब। सही है। और इसका एक और मेन काम है शॉर्ट टर्म मेमोरी की फॉर्मेशन। ठीक है, टेम्पोरल लोब जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब कुछ अरसे की मेमोरी, कुछ मिनट की, कुछ घंटों की मेमोरी, और फिर वो फ्लश हो जाती है हमारे ब्रेन से। सही है। तो जो लोग होते हैं, कुछ जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के जो आप कह लेंगे पेशेंट्स होते हैं, उनके साथ इशू यही होता है कि उनकी टेम्पोरल लोब जो है ना वो डैमेज हुई होती है। सही है। तो वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ सुनते भी हैं और उनको 10-15 मिनट की बात जो है ना वो भूल जाते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी कहाँ सेव हो रही है, वो हो रही है जनाब इधर सेरिब्रम में, फोर ब्रेन में। ठीक है। ओके, आगे चल रहे हैं। एक मिनट, मैं सही बता गया हूँ, मेमोरी का यहाँ पर था, यप हेयर इट इज़, मेमोरी में। सही है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी। और शॉर्ट टर्म का इशू कहाँ पे आता है, शॉर्ट टर्म का इशू आता है इधर टेम्पोरल लोब में। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को बनाती है, छोटी छोटी यादें हमारी कुछ अरसे की यहाँ पे महफूज रह जाती हैं। ऑसिपिटल लोब जो है, ऑसिपिटल का मतलब ही आँखों से रिलेटेड है, विजुअल। ठीक है ना, हेल्प्स प्रोसेसिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन, विजुअल इन्फॉर्मेशन को हेल्प कर रही है, इंक्लूडिंग रिकग्निशन ऑफ कलर्स। ऑल दीज स्ट्रक्चर मेड अप दी फोर ब्रेन। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो फोर ब्रेन बना रहे होते हैं। समझ में आया इन चारों लोब्स के बारे में। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के चार पार्ट्स हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स है क्या, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है ब्रेन की। सही है। और ये इसको फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब इसमें डिवाइड किया गया है, और इसके फंक्शंस हमने अच्छी तरह से देख लिए हैं। ओके, बाकी ये इनकी एक्टिविटी है, ये देखो इस तरह से, ये फ्रंटल लोब है, ये पैरिटल लोब है, ये ऑसिपिटल लोब है, और ये टेम्पोरल लोब है। नीचे इधर यहाँ पर सेरिबेलम है, और ये पूरा पार्ट सेरिब्रम या फोर ब्रेन कह लें आप, ये पूरा वो पार्ट है। सही है। आगे चल रहे हैं। कुछ यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोविजन बाय द सेंसिटी गेट कंट्रोल रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन सच एज ब्रीथिंग। हाँ, ये तो सब पता है ना। सही है। ओके, आगे रिफ्लेक्स एक्शन का फिनोमेना बता देता हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्शन जिसके अंदर ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट ना हो। सही है, यानी कि ब्रेन ने उस एक्शन को लेने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं भेजी हो, ये सडन एक्शंस होते हैं। जब भी तो नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ये अचानक एक्शन लिए जाते हैं जिसमें स्पाइनल कॉर्ड ही फ़ौरन इन्वॉल्व हो जाती है। इसमें कुछ पढ़ूँ क्या लिखा है, द क्विक एक्शन इन विच ब्रेन, हाँ ये आ गया ना, ब्रेन इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। इफ़ यू एक्सीडेंटली, हाँ इसका इन्होंने सही किया, ये वही एग्जाम्पल देंगे क्लासिकली, अभी तक वही चल रही है एग्जाम्पल बचपन वाली। सही है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है भाई, आप बैठे हो काम करे हो, लाइक बहुत ज़्यादा बिजी हो, और कोई आपका भाई बहन या दोस्त कोई भी आके उसके हाथ में गर्म कप है कॉफ़ी का या चाय का, वो आपके अचानक हाथ पर टच कर दे, तो आप एकदम से हाथ पीछे खींचोगे ना एकदम से, ये जो एक्शन है रिफ्लेक्स एक्शन है। यानी आपने वो जो एकदम हाथ पीछे खींचा है उसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, उसमें आपकी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व नहीं है, उसमें ये एक सडन क्विक एक्शन है, क्विक एक्शन है। ठीक है, इसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसे एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। कोई आपके फेस पे अचानक से लाइट मार दे बहुत तेज़ से, एकदम आपकी आंखें बंद हो जाएंगी,
तो वो आंखें बंद होने में आपने सोचा नहीं है, वो अचानक खुद ही हुआ है भाई। तो वो जो है ये इनवॉलेंट्री एक्शन होता है वैसे, ठीक है। और ये स्पाइनल कॉर्ड ने जज किया इसको, सही है। रिफ्लेक्स समझ में आ गया, सिंपल सी चीज़ है। आगे इनका डिफरेंस बता रहा है। अच्छा ओके, वॉलेंट्री और कॉन्शियस एक्शंस, इनवॉलेंट्री और नॉट अंडर द कॉन्शियस, ठीक है। दीज एक्शंस, वॉलेंट्री एक्शंस जो यानी कि मैं अपने होशो हवास में कर रहा हूँ, वो है वॉलेंट्री एक्शंस। दीज एक्शंस आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू अवर विश, हमारी विश पर होता है। मैं चाहूँ तो हाथ उठाऊँ, हाथ बिठा दूँ, ठीक है। बोलूँ या नहीं बोलूँ, ये मेरे इसकी ताकतें अल्लाह ताला ने मुझे दी हुई हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है और अंदर ही अंदर मेरी बॉडी में हो रही हैं, उनको इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन एनिमल्स आर इनवॉलेंट्री विच अकर्स विदाउट द कॉन्शियसनेस, कंट्रोल और विल। खाना खा के सो गया, अंडर डाइजेशन हो रही है, मेरी विल से थोड़ी हो रही है, बस हो रही है भाई। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन की एक मिसाल है और इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप देख लें। फोर ब्रेन जो है वो हमारे वॉलेंट्री एक्शंस, ये है एमसीक्यू सीधा सीधा। आपके वॉलेंट्री एक्शंस के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है? फोर ब्रेन, ठीक है। और हाइंड ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंट्री एक्शंस। सीधे सीधे एमसीक्यूज हैं मेरी नज़र में। तो अगर कोई पेपर बनाने वाला बनाए तो मैं तो इस तरह के बनाता। हाइंड ब्रेन जो है वो आपके इनवॉलेंट्री एक्शन में इन्वॉल्व है और फोर ब्रेन जो है वो आपके वॉलेंट्री एक्शंस में इन्वॉल्व है। ये चार्ट आ रहा है आपका, बहुत ज़बरदस्त है, इसको देख लो। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वही मेन डिवीजन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम CNS कहते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम P, भाई ये कैसा P है, थोड़ा सा ऐसे करो, ओके ठीक है ना, P सॉरी, N और S कहते हैं, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और अगेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड किया गया है। स्पाइनल कॉर्ड की कोई डिवीजन नहीं है, ब्रेन की डिवीजन है। फिर ब्रेन को हम तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और फिर फोर ब्रेन जो है इसको हम सेरिब्रम भी कहते हैं, ब्रम वही ड्रम वाला ब्रम, ठीक है। और उसके बाद फिर थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इसके पार्ट्स आ गए। मिड ब्रेन जो है वो मोस्टली उसमें ऑसिपिटल लोब्स होती हैं चार, जो कि हमारी आई को कवर कर रही होती हैं। हाइंड ब्रेन के भी तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से? पोन्स, P फॉर पोन्स, उसके बाद मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और उसके बाद सेरी बेलम, बेल वाला, ठीक है, सेरी बेलम, बेल वाला। तो ये तीन पार्ट्स हाइंड ब्रेन के हो गए। इधर आ जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो सारे एक्शंस जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री हैं, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो कर रहा होता है। और हाइंड ब्रेन असल में इसी का पार्ट है, क्योंकि हाइंड ब्रेन जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। ऑटोनॉमिक में भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, इतना कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना ये, अभी समझाने का नहीं है, आपको मज़ा आ जाएगा। इसको कभी समझाऊंगा। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड है। सवाल अगर आ जाए कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम या सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किस पार्ट का हिस्सा है, 4-5 ऑप्शन दे देगा, उसमें ऑटोनॉमिक भी होगा, तो आप ऑटोनॉमिक पे लगा देना, ठीक है। बाकी सोमैटिक जो होता है वो वॉलेंट्री होता है। लाइक मसल्स को मैं मूव कर सकता हूँ, अपने हाथ को, अपनी उंगलियों को मूव कर सकता हूँ, ये सोमैटिक एक्शन है, ये वॉलेंट्री एक्शन है, और इसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। आई होप कि ये आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। इसमें बहुत चीज़ें और बताने की, बट हम सिंपली रखें, टाइम भी तो कम है ना, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑलराइट, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक्सक्रीशन से रिलेटेड है, ठीक है। और जितनी भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकलना है, और वेस्ट प्रोडक्ट बहुत तरह का होता है, ठीक है। हम जो फूड खाते हैं उसमें से दो टाइप के मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पानी जो पीते हैं, सही, एक यूरिन बनता है और दूसरा फीसिस के थ्रू जाता है। लेकिन सेलुलर लेवल के ऊपर भी वेस्ट प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, ठीक है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है वो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बेसिकली। इसमें हाँ, ये आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। अब इसको आगे बताते हैं, सही है। तो ये एक्सक्रीशन है आपकी, और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो बेसिकली किडनी से ही बनता है, यानी कि मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किडनी ही है। उसके बाद फिर सेकेंडरी ऑर्गन्स और भी हैं, स्किन हो गया, लिवर हो गया, ये भी एक्सक्रीशन कर रहे होते हैं, और लंग्स भी, हाँ ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। There are four organs which play important role in eliminating the waste material from the body. These are lungs, kidney, liver, screen. ठीक है, ये चार जो है मेन ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन के प्रोसेस में अमल जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। किडनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किडनी। उसके बाद फिर लंग्स है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है, सही है। उसके बाद लिवर है जो कि आप जो भी फूड प्रोसेस हो रहा है या इवन मेडिसिन भी जो प्रोसेस हो रही हैं उनका जो वेस्ट या बाय प्रोडक्ट है उसको जो है वो एलिमिनेट करके किडनी की तरफ फेंक रहा है, और
और ये जो स्किन है, स्किन के थ्रू भी जो है वो वाटर जो है निकलता है पसीने की सूरत में, सही है, स्वीट की सूरत में। तो उसमें से जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एवोपरेट होती हैं, एक्सपेल होती हैं हमारी बॉडी से। तो ये 4 ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन में काम दे रहे हैं। और उसमें आपको बता रहा हूँ मैं अभी भी कि किडनी जो है अगर ऑप्शन आ जाए कि विच इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, तो आप किडनी पे लगाना, सही है। आगे चल रहे हैं। डू यू नो क्या बता रहे हैं? ओके, वाटर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर एस्पायरेशन एंड एक्सेस ऑफ वाटर इज अब्जॉर्ब फ्रॉम फूड इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, सेलुलर एस्पायरेशन से हमें वाटर जो है वो बाय प्रोडक्ट में मिलता है और वो कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। हम पढ़ के आ चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सेलुलर एस्पायरेशन। जी बिल्कुल, इसी की मैं बात कर रहा था। ये जो है ना मेन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेलुलर एस्पायरेशन का आप कह लेंगे मेन वेस्ट मटेरियल है। मिनरल सॉल्ट्स एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं, हम खाना खा रहे हैं उसमें NaCl तो है ना, सोडियम क्लोराइड फूड, तो मिनरल्स और सॉल्ट्स जो हैं वो पसीने की सूरत में निकल रहे होते हैं, हमारी स्किन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रहे होते हैं। यूरिया नाइट्रोजीनियस मटेरियल, जितना भी हम खाते हैं, नाइट्रोजीनियस मटेरियल मतलब जितना भी प्रोटीनियस मटेरियल होता है, यह नीचे दिया हुआ है उन्होंने, ओके, एक्सेस प्रोटीन, यानी कि प्रोटीनियस मटेरियल का मतलब है जितने भी मीट जो हम खा रहे हैं ना, गोश्त और पल्सेस, इनके अंदर प्रोटीन होता है। तो ये जब टूटता है तो इसकी बाय प्रोडक्ट या इसकी एंड प्रोडक्ट या उसका कचरा प्रोडक्ट आम ज़बान में, सही है, वो यूरिया बन जाता है। ठीक है, तो जिन लोगों का यूरिया कैरेटिनिन बढ़ा हुआ आता है ना, उनको कहते हैं कि यार आप ये मत खाओ, गोश्त मत खाओ, दालें वगैरह कम खाओ, क्योंकि उनका किडनी जो है ना वो सही से यूरिया को एलिमिनेट नहीं कर रहा, तो किडनी पे जोर ना पड़े। आई समझे बात? यूरिया किसकी बाय प्रोडक्ट है? प्रोटीन्स की। और लिवर जो है ना वो प्रोसेस कर रहा होता है प्रोटीन्स को, और उसकी जो गंदी और कचरा फॉर्म जो होता है ना यूरिया, उसको ब्लड में भेजता है, वो ब्लड जाता है किडनी में और किडनी उस यूरिया को बाहर निकालता है। चलो ओके, ये कह रहा है ड्रॉ एंड लेबल एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, कर देंगे। ये हुआ तो है ना ड्रॉ, क्या करना है इसमें? ये किडनी है, ये इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये एक्सक्रीटरी सिस्टम आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 2 किडनीज होते हैं, एक थोड़ा सा ऊपर होता है, ये मेरे ख्याल से राइट साइड वाला थोड़ा सा ऊपर होता है, या पता नहीं लेफ़्ट साइड वाला, भूल रहा हूँ। और यहाँ से जो है वो यूरेटर इसकी मेन ब्रांच जा रही है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में एक पॉइंट होता है मेरे ख्याल से यहाँ तक या यहाँ तक, अगर यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाएगा तो आपको सेंसेशंस आना शुरू होती हैं कि यार आप जाओ यूरिन पास आउट करके आओ, ठीक है, और ये यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन निकल जाता है, ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। किडनी का रोल मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप देख लीजिएगा, और भी इसमें से बहुत इसेंशियल है, बहुत इसेंशियल है। और किडनी अगर गया तो भाई आप फिर आ जाओगे डायलिसिस पे। हाउ डज़ किडनी फंक्शन वर्क? अच्छा, ये आ गया, सब कुछ मैंने बता दिया। अमाइनो एसिड्स क्या हैं? ये बेसिक यूनिट है किसके? प्रोटीन्स के, यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मिलेंगे तो आपके प्रोटीन्स बनेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के, ठीक है। तो एक्सिस अमाइनो एसिड्स आर कन्वर्टेड, तो जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है लिवर यूरिया में, और फिर ये यूरिया जो है किडनी में जाता है, किडनी से यूरेटर, और यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा, और फिर पास आउट यूरिन के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह से रिमूव हो रही हैं एक्सक्रीटरी बॉडीज़ जो हैं इन द फॉर्म ऑफ येलो कलर लिक्विड इज़ नोन एज यूरिन। ये सब आपके सामने है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। किडनी मेल फंक्शन, यानी किडनी जो अगर काम करना ही छोड़ दे तो क्या इशू हो जाएगा भाई? किडनी अगर काम करना छोड़ दे तो फिर आप, और इसके बहुत सारे जो हैं वो किडनी फेलियर के बिहाइंड बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लाइक डायबिटीज़, लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ से किडनी ख़राब हो सकते हैं। हाइपरटेंशन तो मेन चीज़ है यार, जिसको हाइपरटेंशन है उसका किडनी का कोई ना कोई इशू है, ज़रूरी नहीं है लेकिन अमूमी तौर पे ऐसा ही है। कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन इन्फेक्शन तो खैर एक्यूट होता है, क्रॉनिक नहीं होता। एक्यूट मतलब थोड़ी देर के लिए, कुछ अरसे के लिए, क्रॉनिक मतलब जो काफ़ी अरसे से चलती हुई आ रही है। यूरेटर की ब्लॉकेज, ये जो यूरेटर है ना, कहाँ गया यूरेटर, ये रहा यूरेटर, इसमें कोई ना कोई स्टोन फंस जाता है तो यूरिन पास आउट नहीं होता और उसका प्रेशर किडनी पर आता है और उससे फिर डैमेजिंग स्टार्ट होती है किडनी की। कैल्सिफिकेशन हो सकती है, कहाँ थे हम, यहाँ थे, ठीक है। कैल्सिफिकेशन मतलब यानी कि वो ये आ गई कैल्सिफिकेशन, ठीक है ना। कैल्सिफिकेशन से स्टोन बनता है ना, किडनी स्टोन बन जाता है, ठीक है। पर्सन हु हैज़ ओनली वन किडनी कैन लिव नॉर्मल लाइफ। हाँ, नॉर्मल लाइफ तो वो जी सकता है, मगर बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। असल में आप अपनी किडनी डोनेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी दोनों किडनीज़ फेल हो जाती हैं तो फिर बड़ा मसला हो जाता है भाई, और फिर डायलिसिस मशीन आ गई। डायलिसिस मशीन के ऊपर आपको आना पड़ता है। आप एक तरह से समझ लें कि आर्टिफिशियल किडनी है, बड़ा तकलीफ से अमल है।
मैं अब क्या बताऊँ आपको। मेरे तो 2 रिलेटिव्स जो हैं वो डायलिसिस मशीन पे थे और उनका इंतकाल हुआ इसी वजह से, बिकॉज नहीं चल पाता इंसान डायलिसिस, नेचुरल चीज़ का रिप्लेसमेंट ही नहीं है भाई। ठीक है, बहरहाल डायलिसिस मशीन क्या करती है, फ़िल्टर करती है, प्योरीफाई करती है ब्लड को, और जो चीज़ें रीअब्जॉर्ब करनी होती हैं ब्लड में वापस डालती है। तो ये बड़ी तकलीफ़ दे अमल है। ये यहाँ से जो है ना एक वेन निकल रही होती है ब्लड की, एक हाथ से जो है ना, और वो ब्लड निकल रहा होता है, वो डायलिसिस मशीन में फ़िल्टर हो रहा होता है, फ़िल्टर ब्लड दूसरी तरफ से दूसरे हाथ में या दूसरे पॉइंट से जो है वो वापस साफ़ खून लग रहा होता है। तो एक तरफ से गंदा खून निकल के फ़िल्टर हो रहा है, दूसरी तरफ से गंदा खून साफ़ होकर फ़िल्टर्ड खून जो है वो दोबारा जा रहा है, और बड़ा पेनफुल, बहुत पेनफुल वो होता है ये। हीमोडायलिसिस सबसे कॉमन है। हीमो मतलब ब्लड, यानी ब्लड की डायलिसिस, ब्लड को साफ़ करना। कॉमन मेथड जो है डायलिसिस का वो यही है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट, हाँ बिल्कुल। अगर एक्यूट रीनल फेलियर हो गया है, मतलब किडनी आपका अचानक से ख़राब हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट करवा लें, जो कि इतना आसान अमल नहीं है। इसमें ना एक्चुअली देखना पड़ता है कि जो डोनर है, जो किडनी दे रहा है, उसके सेल्स आपके सेल्स से मैच हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। क्योंकि जैसे ही किडनी ट्रांसप्लांट होगा ना, तो एकदम से इतना हाई किस्म का एक्टिव इम्यून रिस्पांस बॉडी में जनरेट होगा कि बंदा उस इम्यून रिस्पांस से मर जाएगा। इस पर कभी बात करेंगे फिर। ठीक है, बहरहाल किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो एक्यूट रीनल फेलियर का जो है वो आप कह लें कि हल है एक। ठीक है, हाँ SIUT कराची में बहुत बहुत मशहूर, अदीब रिजवी साहब, ये आ गए डॉक्टर अदीब रिजवी साहब, सब ने नाम सुना हुआ है, कराची वाले जो सुन रहे हैं वो तो उनको तो पता होगा। ठीक है, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट, यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन कराची में है, पाकिस्तान का बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, साउथ एशिया में बहुत ज़बरदस्त इसकी रेपुटेशन है, और अदीब रिजवी साहब को सलाम है, उन्होंने ये जो है इनकी एफ़र्ट से ये सब कुछ हुआ था। ठीक है, इसकी समरी को थोड़ा पढ़ लेते हैं यार। देखो एक चैप्टर में 46 मिनट्स निकल गए। खैर, मेन कंट्रोल सिस्टम ऑफ अ बॉडी हमारा नर्वस सिस्टम है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 3 पार्ट्स। ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। पूरा जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स पर है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं, और नर्व्स जो है वो सारा का सारा PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रहा है। ब्रेन ऑर्गन है सॉफ्ट टिश्यूज़ का, लोकेटेड अपर पार्ट, हाँ सही है, इसका जो कवरिंग है उसको स्कल या क्रेनियम कहते हैं। ब्रेन को हमने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, डिवाइड टू 3 पार्ट्स। सेरिब्रम, वही ड्रम वाला, ठीक है, या फोर ब्रेन, सेरिब्लम, और ये मिड, देखा मिड ब्रेन में भी इन्होंने सेरिब्लम कुछ दिया है, और हाइंड ब्रेन। सही है, हाइंड ब्रेन के फिर 3 पार्ट्स हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और ये सेरिबेलम। ठीक है, ये देखो पोन्स एंड मेडुला, हाँ ये देखो आ गया ना, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा विद मिड ब्रेन आर ऑफन कॉल्ड ब्रेन स्टेम। तो मैं आपको कह रहा था ना, ब्रेन स्टेम में अकेला मेडुला ऑब्लोंगेटा नहीं होता है, इसके अंदर पोन्स भी इंक्लूड होता है। सही है, तो ये और मिड ब्रेन का भी कुछ पार्ट, तो ये मिलके ब्रेन स्टेम बनाते हैं, और ये वो पॉइंट है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो है ब्रेन से कनेक्ट हो रही है। सही है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो 3 काम करता है। क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है सेंस ऑर्गन से, ठीक है, उनको इंटीग्रेट कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है, सही है, और फिर डिसाइड करेगा कि क्या एक्शन लेना है। वही मच्छर वाली मिसाल जो है आपके सामने। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया आर द बॉडी वेस्ट। बॉडी वेस्ट की एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, एक्सेसिव वाटर, सेलुलर रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है, सॉल्ट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट यानी जो लिवर जो है वो प्रोटीन को किस तरह से मेटाबलाइज करके यूरिया उसमें से बना रहा है, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इसको बॉडी से बाहर निकलना है भाई, वरना मसला हो जाएगा। मेन ऑर्गन यूरिनरी सिस्टम में किडनी है, देखो यहाँ पर आ गया, सही है, मेन ऑर्गन तो है ही किडनी। मेन ऑर्गन यूरिनरी सिस्टम का इंक्लूड किडनी एंड इट्स फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। ब्रेन का फंक्शनल यूनिट क्या था, न्यूरॉन्स। ठीक है, द वाटर एंड यूरिया आर एक्सपेल्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन थ्रू यूरेटर। सही है जनाब, यूरेटर के जरिए निकल जाता है। द किडनी कैन बी डैमेज ड्यू टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन। किडनी किस किस तरह से डैमेज हो सकती है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्सिफिकेशन की वजह से स्टोन बन जाएगा, या कोई और डिजीज़ जिसके अंदर हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ आ सकती है। किडनी का अगर फेलियर हो गया है, ठीक है, तो पेशेंट डायलिसिस के ऊपर जाएगा, और किडनी और पहला ऑप्शन ये, और दूसरा ये कि अगर उसको ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है, अगर कोई डोनर मौजूद है तो हम किडनी ट्रांसप्लांट करा देंगे। एक्यूट केसेस के अंदर ही हो जाता है। ऑलराइट,
एक्सरसाइज इसकी कर लेते हैं। ये मैंने कुछ थोड़ी कोशिशें की थी यहाँ पे करने की, इसको चलाने की, चल रहा था ये, ठीक है। ओके, अपर पार्ट ऑफ द बोनी हेड इज कॉल्ड, वही अपर पार्ट की बात हो गई, इसको स्कल कह लें या आप क्रेनियम कह लें, सही है, वही है। टॉप पार्ट ऑफ द ब्रेन, टॉप पार्ट या बेस्ट पार्ट, ये है सेरिब्रम या फोर ब्रेन, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फोर ब्रेन, फोर और बी फॉर ब्रेन, समझ जाना, ठीक है। और सेरिब्रम वो ड्रम वाला, ये टॉप पार्ट है ब्रेन का, या हाईएस्ट पार्ट है। सेरिबेलम मीन्स का मतलब होता है ये असल में इसको लिटिल ब्रेन कहते हैं, लिटिल ब्रेन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उधर, ठीक है, नहीं लिखा जाएगा यार, एल फॉर लिटिल और बी फॉर ब्रेन, समझ जाओ आप लोग बस, ठीक है। लातीनी ज़बान में इसको लिटिल ब्रेन कहते हैं सेरिब्लम को, या इसको बैलेंस भी कहते हैं, बी फॉर बैलेंस। तो अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो उस पर लगा दिएगा, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, अगर दोनों ऑप्शन देगा तो फिर वो बोलेगा बोथ ऑफ देम, सही है। तो सेरिब्लम का मतलब लिटिल ब्रेन भी होता है, लिटिल ब्रेन, इसको लैटिन में लिटिल ब्रेन कहते हैं। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, हाइंड ब्रेन पोन्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा पे, एम फॉर मेडुला ऑब्लोंगेटा, और सेरिबेलम, सही है, सी सेरी और बेलम, बेल वाला, ये तीन पार्ट्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम और पोन्स, हाइंड ब्रेन हो गया। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सेम, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन जो है हमारा लार्जेस्ट पार्ट है, जिसे हम सेरिब्रम भी कहते हैं। एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन थ्रू वर्टिबल कॉलम्स, एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन थ्रू वर्टिबल कॉलम्स इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, एस फॉर स्पाइनल, सी फॉर कॉर्ड, सही है। यानी ब्रेन की जो एक्सटेंशन है, ब्रेन की एक्सटेंशन जो है जो कि वर्टिबल कॉलम्स के थ्रू जा रही है, उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। वेस्ट मटेरियल फ्रॉम प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज, सेलुलर रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और वाटर, ठीक है, प्लस W से वाटर, सही है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, K फॉर किडनी, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी मशीन को हम क्या बोलते हैं, D फॉर डायलिसिस, सिंपल। एक्यूट किडनी फेलियर को कैसे मैनेज करोगे, ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू, TRAN और ट्रांसप्लांटेशन, सही है, समझ जाओ, आप डॉक्टर्स की राइटिंग ऐसी होती है भाई, ठीक है। की फॉर नहीं, K फॉर, सही है, K फॉर किडनी, T फॉर ट्रांसप्लांटेशन। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन से आप एक्यूट किडनी फेलियर को मैनेज कर सकते हो। चलो इसको करते हैं यहाँ पे सॉल्व ना। नर्वस सिस्टम इज़, ओके क्या कह रहा है, द नर्वस सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, लोब्स, देखो कितने ज़्यादा क्लोज इसने वो दिए, स्पाइनल कॉर्ड और लोब्स तो नहीं है, नर्व्स और न्यूरॉन में ही कंफ्यूज हो गया ना, तो इसका सही आंसर है नर्व्स। मैं आपको शायद पहले ही मैं बता चुका हूँ कि नर्वस सिस्टम तो नर्व्स का नेटवर्क है, फिर ये नर्व्स की डिवीज़न है न्यूरॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, कि वो सेंसरी काम कर रही हैं या मोटर काम कर रही हैं, तो नर्व्स जो है वो राइट आंसर होगा। फोर ब्रेन इज़ कॉल्ड, फोर ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा या पोन्स, अब आप मुझे बताओ। और बिल्कुल ठीक जिन्होंने कहा सेरिब्रम, ड्रम वाला ब्रम, ठीक है, इसका जो है वो, इसको फोर ब्रेन भी कहते हैं, सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है किन किन चीज़ों से मैंने अभी देख लेते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, सेरिब्रम, ब्रेन एंड नर्व। अब इन्होंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कंपोजिशन पूछी है, ब्रेन की कंपोजिशन नहीं पूछी, तो CNS तो हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के ऊपर ही बना हुआ है ना, तो C ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, सही है। बाकी ये जो पार्ट्स हैं ये सब हैं, मगर ये ब्रेन के अंदर हैं, तो ये ब्रेन की थोड़ी पूछ रहा है, तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पूरे नर्वस सिस्टम की कंपोजिशन पूछ रहा है ना, ठीक है। द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये चार थे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, किडनी इज़ द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। रिप्लेसमेंट ऑफ मेल फंक्शनिंग ऑर्गन बाय हेल्दी ऑर्गन, मेल फंक्शन ऑर्गन को आप हटा के दूसरा हेल्दी ऑर्गन ले आए, उसको क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसलोकेशन, तो ऑब्वियसली अभी तो पढ़ा है हमने ट्रांसप्लांटेशन, सही है। और फिर बाकी ये तो प्रोजेक्ट वर्क्स हैं और ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है, ठीक है। सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसकी वीडियो मैं आज इंशाल्लाह बना दूंगा, ये भी 54 मिनट्स की हो गई है, सही है। तो इसको भी यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ आ रहा हूँ अभी आज ही इंशाल्लाह ताला। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।